हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? यार, कोई किसी को मारे या कोई मरे, मुझे दोनों चीज़ें अच्छी नहीं लगती। पर एक इंसान के अंदर या तो आप उसको एक सैडिस्टिक नेचर बोलिए, या ये बात बोलिए कि जो वो सही साबित हो जाता है। और इस बार तो शायद पूरा इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, प्रो ट्रंप लॉबी, एंटी ट्रंप लॉबी, हमारे सोशल मीडिया, बाहर का सोशल मीडिया, एक्सपर्ट्स, इजराइल के एक्सपर्ट्स, सब धोखा खा गए, सब धोखा खा गए, सिवाय एक छोटे से मंच के। जो मंच जनवरी से आप लोगों से एक बात बोल रहा है। पहली, कि ईरान की रिजीम चेंज पूरी तरीके से करना आसान नहीं होगा। लिबिया और इराक ना समझो, वहां पे एक पूरी सत्ता एक परिवार के पास थी। यहां अलग अलग परिवार से हटकर लोगों के पास है। पहला, वहां पर पावर सेंटर लिबिया और इराक में एक था, यहां पर तीन है। मुख्यतः दो कहा जा सकता है, आईआरजीसी अलग और इस्लामिक रिजीम अलग। और रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि अब आईआरजीसी ने ईरान को टेक ओवर कर लिया है। तो यहां पर पहले दिन से एक बात बोल रहा है आपका भाई। दूसरी बात, डर गया, फंस गया, ये हो गया, पीछे हट गया, इजराइल ने फंसा दिया। हंस रहा था आपका भाई, हंस रहा था, मौतों पे नहीं हंस रहा था, लोगों की मूर्खता पे हंस रहा था। और आज मैंने किसी अपने फैमिली फ्रेंड से ये बात बोली। मैंने कहा, यार, कुछ को छोड़ के तो मुझे ऐसा लग रहा है, ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अपने को ज्ञानी समझते हैं, रीले वीडियो एक्सपर्ट, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स। वैसे मैं इतना लकी नहीं हूं कि मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट हूं, लेकिन मैं सबकी बात कर रहा हूं। मैंने उनको शायद सभी को जाहिल घोषित कर दिया। यार, वो ये इस लड़ाई का गेम ही नहीं समझ रहे थे, इस लड़ाई का सार ही नहीं समझ रहे हैं। वो इसी बात पर खुश हो रहे हैं, वो देखो वहां पर एक अमेरिका का प्लेन गिर गया, वो देखो वहां पे अमेरिका का एक रडार डिस्ट्रॉय हो गया, वो देखो इस एयरपोर्ट पर बॉम्बिंग हो गई, ये देखो ये हो गया। अरे, लड़ाई को क्या बेवकूफों, मूर्खों, जाहिलों इस तरीके से नापा जाता है? वहां ये गिर गया, वहां वो हो गया। इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर को नाप रहे थे, कितने गिरे, कितने गिरे, कितने गिरे। यानी अकल ही नहीं है। और इस बार तो सब धोखा खा गए, सब। बोला ना, इंटरनेशनल, नेशनल, प्रो ट्रंप, एंटी ट्रंप, प्रो ईरान, एंटी ईरान। मैं किसी की तरफ नहीं हूं, मैं 35 साल के अपने अनुभव से बोल रहा था। सुन लिया डोनाल्ड ट्रंप को, वापस जाने वाला है क्या? सुना? नहीं सुना। रात को अलार्म लगा के उठा, मैंने कहा चलो लाइव सुनता हूं, वैसे भी कमबख्त नींद कम आती है। तो सारी बातें जो प्लेन के दरवाजे पे लटक लटक के बोलता है, बस वाइंड ऑफ कर रहा हूं, बस वापस जा रहा हूं, पूरा ये एक छलावा था। छलावा जानते हो किसके लिए था? छलावा इसके लिए था कि अब तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे मिडिल ईस्ट में, जो कल मैंने प्रोग्राम बनाया था, तुम्हारी आपस में मैंने आग लगा दी है। ऑयल की इंडस्ट्री को लगभग मैंने बर्बाद कर दिया है। मेरे पास अब बहुत ऑयल है। हम और इजराइल और दो चार जो हमारे सगे हैं, नेटो की तो ऐसो की तैसी, हम अपना काम निकाल लेंगे। ड्रिल बेबी ड्रिल करके हमने बहुत ड्रिल कर लिया है, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। तो अंदर जो रिपोर्ट से अंदर बात हुई, नहीं भैया कहां जा रहे हो? अरे कहां जा रहे हो? हमें फंसा के इस आग में वो पागल हुआ बैठा है, तुम चले जाओगे वो हमें बर्बाद कर देगा। अच्छा, तुम नहीं चाहते मैं जाऊं? कोई बात नहीं, मैं रुक जाता हूं। लेकिन जो व्हाइट हाउस से खबर आई है कि इस लड़ाई का बिल की पर्ची तुम्हारे ऊपर फटेगी, जो बात आपके रिजवान भाई ने कम से कम 2 या 3 हफ्ते पहले बोली थी, वो 2 दिन पहले व्हाइट हाउस से बोली गई कि यस, डोनाल्ड ट्रंप इज कंसिडरिंग कि बिल की पर्ची जो फटेगी वो मिडिल ईस्ट पे फटेगी। तो कहा ठीक है, नहीं जाऊंगा, बर्बाद कर दूंगा, मार मार के स्टोन एज में ले जाऊंगा, लेकिन भैया पर्ची फाड़नी पड़ेगी तुमको, दाम मुझे देना पड़ेगा। उसके बाद जो ठेके होंगे वो भी हमारी कंपनी को देने पड़ेंगे, उसमें आधे से ज्यादा जीव होंगे। तो चलिए सुनते हैं। भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है कहने वाले
वैसे पहली तारीख को अमेजॉन के ऑफिस पर भी अटैक हो गया है। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या बोला है, थोड़ा सा उस पर विश्लेषण करते हैं। वैसे विश्लेषण की ज्यादा आवश्यकता है नहीं, जो लोग फेस टू फेस पर यकीन करते हैं ना, उन्हें ये बातें पहले से पता थी। सुनिए। Obama gave them $1.7 billion in cash, green cash. Took it out of banks from Virginia, D.C., and Maryland, all the cash they had. He flew it by airplanes in an attempt to buy their respect and loyalty, but it didn't work. They laughed at our president and went on with their mission to have a nuclear bomb. His Iran deal would have led to a colossal arsenal of massive nuclear weapons for Iran, and they would have had them years ago, and they would have used them. It would have been a different world. There would have been no Middle East and no Israel right now. अब यहां पर ये वही बात डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है जो 2-3 दिन पहले मोहम्मद बिन सलमान ने बोली थी कि ईरान को $170 बिलियन न्यूक्लियर डील के चलते दिया गया। सड़कें नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाया, सिर्फ सारा पैसा वो जो न्यूक्लियर डील के चलते दिया गया था वो अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी में यूज कर लिया और बहुत जल्दी ये न्यूक्लियर बॉम्ब तक पहुंच जाते। अब आप गेम समझिए, उसके बाद ना इजराइल बचता ना मिडिल ईस्ट बचता। इस लड़ाई से पहले क्या था कि इजराइल ना बचता। अब एक नया नैरेटिव आ गया है कि इजराइल भी ना बचता और मिडिल ईस्ट भी ना बचता। किस वजह से आ गया है? क्योंकि जो ईरान ने मिडिल ईस्ट पर अटैक करना शुरू किया, उनके ऑयल पर, उनकी गैस पर, इस अटैक को सिर्फ और सिर्फ सीमित रखना चाहिए था यूएसए की बेसिस तक, लेकिन अमेरिका और इजराइल ईरान को प्रोवोक करने में कामयाब हो गए और मिडिल ईस्ट को इस लड़ाई में झोंक दिया, जो वीडियो कल आपके भाई ने बताया था। अब आज की तारीख में पूरे मिडिल ईस्ट में एक नैरेटिव है कि ईरान हमारे लिए ज्यादा बड़ा खतरा है बनिस्बत इजराइल के। कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर ने भी यह बात जब पूछा गया कौन बड़ा खतरा है, तो उन्होंने कहा ईरान है। इजराइल ने अभी तक हमारे ऊपर अटैक नहीं किया, लेकिन ईरान ने कर कर दिखा दिया। पूरी लड़ाई का नैरेटिव जो 50 साल से चल रहा था, ईरान इजराइल को बर्बाद करेगा, वो नैरेटिव चेंज हो चुका है और आ गया है ईरान किसी दिन अगर उसे खुला छोड़ दिया गया वो मिडिल ईस्ट को बर्बाद करेगा। और मिडिल ईस्ट के नेता जो ये पूरा ट्रैप चला गया है, उन्होंने ट्रंप से कहा हम तुम्हें नहीं जाने देंगे जब तक तुम ईरान को 3-4 हफ्ते के लिए और बर्बाद कर कर, बॉम्ब कर 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 स्टोन एज तक नहीं पहुंचा दोगे। आगे सुनिए। Terror attacks against commercial oil tankers in neighboring countries that have nothing to do with the conflict. This is yet more proof that Iran can never be trusted with nuclear weapons. They will use them and they will use them quickly. जी हाँ साथियों, अब आप सुनिए मजेदार बात। डोनाल्ड ट्रंप यहां ये नैरेटिव सेट कर रहा है कि जिस तरह से कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट पर, मिडिल ईस्ट के गैस पर, ऑयल पर अटैक किया गया है, यह बात प्रूव हो गई है कि ईरान पर भरोसा अब नहीं किया जा सकता। और अगर इसके पास न्यूक्लियर वेपन आ गया तो इजराइल तो बहुत दूर की चीज है। इजराइल का तो वो स्टेचर है कि तुम इजराइल पर एक न्यूक्लियर बम दागोगे, वो पलट के तुम्हारे ऊपर 10 दाग देगा। लेकिन इस न्यूक्लियर बम से वो दिन दूर नहीं, अगर इसको मिल जाए तो ये इजराइल से ज्यादा मिडिल ईस्ट को ब्लैकमेल करेगा और उसको नुकसान पहुंचाएगा। 1 या 2 जनवरी से सारे पुराने साथी बार बार चीजें नहीं दिखा सकता, सारी बातें रिपीट करके देख लें कि डोनाल्ड ट्रंप वो बोल रहा है या नहीं बोल रहा है जो इस छोटे से मंच से आपका भाई डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद बोल रहा था। आगे चलिए। Because of the Trump administration's policies, we produce more oil and gas than Saudi Arabia and Russia combined. Think of that, Saudi Arabia and Russia combined. जी हाँ साथियों, अब बात आ गई डोनाल्ड ट्रंप के अपने ऑयल की। 2-3 दिन पहले बोला है आपके भाई ने, उनके पास सब बहुत ऑयल है, शैल ऑयल है, बहुत है उनके पास, उनको सिर्फ रिफाइनरीज लगानी है उनके लिए, जो एक रिलायंस से भी करार हुआ है। इजराइल के पास अपना ऑयल है, मेडिटेरियन में ड्रिलिंग हो रही है, अमेरिका से उसको बाकी जो क्रूड ऑयल की नीड्स होती हैं वो आ जाती हैं, कोई जरूरत नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हरमूज बंद होने से
उन लोगों को परेशानी होगी जो इस जंग का हिस्सा ही नहीं है। मोर और लेस द ईस्टर्न स्पीयर ऑफ द वर्ल्ड, ईस्टर्न स्पीयर, राइट, नॉट द वेस्टर्न स्पीयर। और साफ बोला है कि ऑयल चाहिए ना, मेरे पास बहुत है, मुझसे ले लो, मुझसे गैस ले लो। क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट की पूरी ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो रहा है, और अगर ये लड़ाई महीना 2 महीना और चलती है तो और बर्बाद होगा। पुरानी बातें फेस टू फेस की याद आ गई। आगे चलिए। I have a suggestion. Number one, buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. And number two, build up some delayed courage. Should have done it before. Should have done it with us, as we asked. Go to the strait and just take it. जी हाँ, साफ कह रहा है कि भैया स्ट्रेट ऑफ हरमुज लेनी है, जाओ ले लो, हमें जरूरत नहीं है, हम तो तुम्हारे लिए कर रहे थे। लेकिन जितनी भी मिडिल ईस्ट में आग लगी है, ये हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए भी लगाई है, इजराइल की सिक्योरिटी के लिए भी लगाई है, ऑयल के भी लिए लगाई है, और साथ में हमने ये भी साबित कर दिया है कि ईरान सिर्फ इजराइल के लिए खतरा नहीं था, यूएसए के लिए खतरा नहीं था, मिडिल ईस्ट के लिए भी खतरा था, और मिडिल ईस्ट के ऑयल और गैस के लिए भी खतरा था। पूरा गेम। आगे चलिए। We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. The new group is less radical and much more reasonable. जाहिर सी बात है ये पूरा प्रेशर नहीं है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहा है? नाउ वी विल बॉम्ब देम टू द स्टोन एज। और एक लाइन उसके बाद छोटी सी बोली, अगर आपने पकड़ी हो, दिस इज वेयर दे बिलोंग, यानी ये वो लोग हैं जो स्टोन एज को बिलोंग करते हैं। बात चल रही है, रिजीम चेंज हो चुका है। 3 दिन पहले ये बात हुई थी, रिजीम चेंज हो चुका है। वो बात अलग है कि इस्लामिक रिजीम से जो चेंज हुआ है वो आईआरजीसी की तरफ आ गया है, और ये लड़ाई आईआरजीसी अब अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहा है, अपने इंडिविजुअल वर्चस्व के लिए लड़ रहा है, क्योंकि उसको ये पता है कि अगर हम ईरान को किसी तरीके से सरवाइव करा ले गए तो ईरान को उसके बाद आईआरजीसी चलाएगा। भले बहादुर शाह जफर की तरह ईरान में भले कोई सुप्रीम इस्लामिक लीडर हो। तो ये जो पूरा रचा गया था, भाग रहा है, डर गया है, फंस गया है, इसी में डोनाल्ड ट्रंप ने बताया, यार हम अफगानिस्तान में इतने साल लड़े हैं, हम इराक में इतने साल लड़े हैं, इराक हमने पूरा ऑयल कैप्चर कर लिया है। ये बताया नहीं है पर फैक्ट बता रहा हूं, इराक का पूरा ऑयल कैप्चर कर लिया है। जो जाहिल हैं, मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं, वो कहते हैं 20 साल बाद तालिबान या अफगानिस्तान से तो वापस आना पड़ा। अरे मूर्खों, वो इस मारे वापस आया क्योंकि उसको यकीन हो गया था कि अब तालिबान या अलकायदा से अमेरिका को खतरा नहीं है, पहला रीजन। और दूसरा रीजन, अफगानिस्तान में ऑयल नहीं था, बंजर पहाड़ थे। अफगानिस्तान में अगर ऑयल होता तो बेटा छठी का दूध आ जाता, 2050 पहुंच जाते और अमेरिका वहां से वापस ना आता। तो उसने ये अपनी स्पीच में बोला, हम बड़ी लंबी लंबी लड़ाइयां लड़े हैं, ईरान की लड़ाई को तो अभी 32 दिन हुए हैं, अभी देखे जाओ हम आगे क्या क्या करते हैं और किस तरह से इनका इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करते हैं। शुक्र करो कि अमेरिका और इजराइल का एक सॉफ्ट कॉर्नर ईरान की जनता के लिए अभी भी है या नहीं है मुझे नहीं पता, पर दिखाना है कि है। वरना अगर अपनी पर आ जाते तो लड़ाई शुरू होने के जो पहले बोलता था 72 घंटे के अंदर ना ईरान में पानी होता, ना ईरान में कोई सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर होता, ना वहां पर ऑयल होता, ना वहां पर कोई ब्रिज होता, ना वहां कोई हॉस्पिटल होता, ना वहां कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी होता, कुछ ना होता। 3 दिन में पूरा रचा गया है दिखाने के लिए कि ईरान कितना बड़ा खतरा है। फिर से एक पुरानी बात बता दूं, प्रभु किशन जो पहले दिन जेल से निकल सकते थे, वो पहले दिन कंस को भी मार सकते थे। लेकिन ये चीजें रची जाती हैं और जाहिल, मूर्ख
इस वक्त तो बोल रहा हूं कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया मूर्ख, नेशनल मूर्ख, सोशल मीडिया मूर्ख, प्रो मूर्ख, एंटी मूर्ख, उन जाहिलों और मूर्खों को ये बातें समझ में नहीं आती। अब साथियों, एक चीज मुझे देखनी है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला है वो वाकई ईरान को हैमर कर कर वाकई स्टोन एज तक ले जाता है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हर तरीके से बिल्कुल खत्म कर देता है अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इतना छोड़ देता है कि ईरान मिडिल ईस्ट के लिए एक आने वाले वक्त में बहुत जल्दी फिर से मुसीबत बन जाए, थोड़ा बहुत इजराइल के लिए भी बन जाए, मिडिल ईस्ट का ऑयल एंड गैस मार्केट डीस्टेबलाइज हो जाए, मिडिल ईस्ट का सिक्योरिटी मार्केट डीस्टेबलाइज हो जाए, ऑयल एंड गैस यूएसए की बिक्री शुरू हो जाए और मिडिल ईस्ट में यूएसए के हथियारों की खपत और बढ़ जाए। यह मुझे आगे देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है। वेरी इंटरेस्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।